चारों ओर घना सन्नाटा, इतना गहरा कि आपके कानों में एक धीमी, ऊंची झिनझिनी सुनाई देने लगती है। आर्यन शर्मा के लिए, 32 साल के इस इंजीनियर के लिए, डर अब केवल मानसिक वहम नहीं रहा था। ये एक ठोस, बदबूदार सच्चाई बन चुका था। वो खुद से धीमी आवाज में हांफते हुए कहता है, नहीं, ये महज हवा नहीं है, ये कोई है। उत्तराखंड के देवदार के जंगलों के बीच बने इस लकड़ी के कैबिन में पिछले 3 हफ्तों से आर्यन अकेला था, या कम से कम उसे यही भ्रम था। इस रात हवा में पुरानी पाइन की लकड़ी, केरोसिन और नमी की एक अजीब सी मिलीजुली गंध भरी थी। तभी कमरे के उस कोने से जहां उसका सूटकेस रखा था, एक असहज कर देने वाली आवाज आई। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए, उसकी गर्दन के पीछे की नसें खिंच गईं। उसने खुद को दिलासा दी, ये बाहर कोई जानवर होगा। लेकिन तभी आवाज रुकी, और फिर उसके ठीक पीछे वाले भारी लकड़ी के दरवाजे पर एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बार जानबूझकर, हर दस्तक के बीच एक भयानक विराम लेते हुए दस्तक हुई। ये दोस्ती या मदद के लिए नहीं थी, ये एक इशारा था, शिकारी का अपने शिकार को दिया गया अंतिम आमंत्रण। उसने दरवाजा भीतर से बंद कर रखा था, लेकिन सवाल ये नहीं था कि बाहर कौन था। सवाल ये था कि जो दस्तक दे रहा था, उसने आर्यन को पिछले 3 हफ्तों से कैसे घेरा हुआ था। क्या होता है जब आप जिस चारदीवारी को अपना सबसे सुरक्षित ठिकाना समझते हैं, वही आपकी कब्र खोदने लगे। नमस्कार। आज हम 2017 के साइलेंट कैबिन केस की हर परत खोलेंगे। आर्यन शर्मा ने एक हाई प्रेशर आईटी जॉब से ब्रेक लिया था। उसका लक्ष्य था पूर्ण शांति और प्रकृति के बीच कुछ दिन बिताना। उसने मसूरी से दूर, पहाड़ी गांव से लगभग 5 किलोमीटर अंदर एक पुराना, छोटा कैबिन किराए पर लिया। शुरू के दिन वहां अद्भुत सुकून था। सुबह पक्षियों का चहचहाना, शाम को दूर की पहाड़ियों पर कोहरे का जमना। आर्यन को लगा कि उसने स्वर्ग ढूंढ लिया है। वो इतना निश्चिंत था कि वो अक्सर दरवाजे और खिड़कियां रात भर खुली छोड़ देता था। एक ऐसी निष्पाप लापरवाही जो अब हमें ठंडी सिहरन दे रही है। लेकिन 5वें दिन से सूक्ष्म बदलाव शुरू हुए। उसकी टूथब्रश रोजाना एक अलग जगह पर मिलती थी। उसकी कॉफी की चीनी तेजी से खत्म हो रही थी। एक रात उसने अपनी चप्पलें बिस्तर के पास रखीं, लेकिन सुबह वे दरवाजे के पास उल्टी पड़ी थीं। आर्यन ने इन सबको अपनी थकान, नींद में चलना या शायद चूलों का काम समझा। वो जानता था कि ये तर्क कमजोर हैं, लेकिन वो किसी भी भयानक सत्य को स्वीकारने को तैयार नहीं था। ये मनुष्य का स्वभाव है। हम बड़े खतरे से आंखें फेर लेते हैं जब तक कि वो हमें छू ना ले। डर अब रेंगना शुरू हो गया था। आर्यन ने अपनी जांच शुरू की। पहला चरण था मनोवैज्ञानिक खेल। आर्यन को लगातार अपने कानों के पास किसी के तेज सांस लेने की आवाजें सुनाई देती थी। वो बार बार मुड़ता, पर वहां कोई नहीं होता। उसने महसूस किया कि कोई उसकी जांच कर रहा है, उसके सोने के समय को नोट कर रहा है, उसकी कमजोरियां ढूंढ रहा है। वो इतना थक चुका था कि उसे अपनी मानसिक स्थिति पर शक होने लगा। क्या मैं पागल हो रहा हूं? फिर आया ठोस सबूत। आर्यन ने अपने फोन को रात भर रिकॉर्डिंग पर लगाया। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी तो पहले 2 घंटे सन्नाटा था, लेकिन ठीक 3:15 पर एक धीमी चटक की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे के हैंडल को बहुत सावधानी से घुमाया हो। और फिर 3 मिनट तक एक धीमी, गहरी सांस लेने की आवाज जो कमरे में कहीं थी। ये कोई जानवर नहीं था, ये इंसान था। द प्रूफ, जाल की सच्चाई। डर अब हकीकत बन चुका था। आर्यन ने घर के सारे दरवाजों और खिड़कियों पर सूती धागे बांध दिए। उन्हें ऐसे कस दिया कि अगर कोई अंदर से या बाहर से घुसे तो धागा टूट जाए। अगली सुबह सारे धागे टूटे मिले। सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली बात यह थी कि कहीं भी जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। न कोई खिड़की टूटी, न ताला। इससे केवल एक ही बात साबित होती थी कि जो कोई भी था वो अंदर आया नहीं था, वो हमेशा से अंदर ही था। शायद कमरों के बीच की पतली दीवारों में, शायद पुरानी अलमारियों के पीछे, या फर्श के नीचे।
उसने अपने बाथरूम के दरवाजे पर अंदर से एक भारी लकड़ी की मेज लगा दी। उसने सोने से पहले जमीन पर पाउडर और आटा बिखेर दिया। सुबह वो जल्दी उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि आटे पर गंदे फटे जूते के निशान बने हुए थे और वो निशान उसके बिस्तर के ठीक नीचे जाकर खत्म हो रहे थे। उस पल आर्यन की सारी आशा टूट गई। उसकी आंखों के सामने की दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसका सुरक्षित ठिकाना अब एक मौत का पिंजरा बन चुका था। ये वही रात थी जब हमने कहानी शुरू की थी। आर्यन जानता था कि वो अब छिप नहीं सकता। दरवाजे पर हुई 3 दस्तकें एक चेतावनी नहीं थीं, वो एक आत्मविश्वास से भरा आमंत्रण था। उसने अपनी बचत की पूरी शक्ति लगाई। वो कांप रहा था पर उसने हिम्मत जुटाई। उसने धीरे से अपने हाथ में गरम कॉफी का मग लिया। जैसे ही उसने कमरे के कोने की तरफ देखा जहां सूटकेस था, अंधेरे में एक धुंधली भारी छाया खड़ी थी। उस छाया ने एक भयानक मुखौटा पहन रखा था जो प्लास्टिक की पन्नी से बना था। मुखौटा पहने उस व्यक्ति ने आर्यन को पकड़ने के लिए तेजी से झपट्टा मारा। आर्यन ने चिल्लाते हुए मग उसके चेहरे पर फेंका। गरम कॉफी से झुलसकर वो छाया दर्द में चीखी और दरवाजे की तरफ भागी। आर्यन ने बिना रुके अपनी जान बचाने के लिए सीधे बाहर की तरफ छलांग लगाई और जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। वो पागलों की तरह भागा जब तक कि वो हाईवे तक नहीं पहुंच गया। पुलिस ने जब कैबिन की तलाशी ली तो उन्हें कोई भूत प्रेत नहीं मिला। उन्हें मिली एक भयानक सच्चाई। कैबिन के नीचे जमीन के अंदर बनी एक छोटी संकरी सुरंग जो सीधे बेड के नीचे के दरवाजे तक जाती थी। उन्हें पता चला कि एक मानसिक रूप से बीमार शिकारी जो कैबिन के मालिक का दूर का रिश्तेदार था, चाबी का इस्तेमाल करके घुसा और फिर फर्श के नीचे छिपकर हफ्तों तक आर्यन के हर कदम को सुनता रहा। उसने आर्यन की जिंदगी को एक भयानक खेल बना दिया था। पुलिस ने हमलावर को कुछ हफ्तों बाद पास के शहर से गिरफ्तार कर लिया। साइलेंट केबिन केस हमें सिर्फ एक अपराध नहीं दिखाता, ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि शैतान हमेशा अजनबी नहीं होता। कभी कभी वो आपके सबसे सुरक्षित ठिकाने में, आपकी आंखों के सामने, आपके बिस्तर के नीचे छिपा होता है। आर्यन का डर भ्रम नहीं था, वो एक बुद्धिमान, सांस लेता हुआ शिकारी था। ये केस हमें बताता है कि बिस्तर के नीचे का राक्षस अक्सर दीवारों और फर्श के नीचे छिपा हुआ मानव रूप में हो सकता है। आपके विचार क्या हैं? क्या एकांत हमेशा शांति लाता है या ये सबसे बड़े खतरे को न्योता देता है? हमें कमेंट्स में बताएं। और हां, अगर आपको इंसानी दरिंदगी की ऐसी ही सच्ची कहानियां पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली रात एक और सच्ची दहशत के साथ। शुभ रात्रि और अपने दरवाजे बंद रखना। कमरे की हवा में सिर्फ केरोसिन और देवदार की लकड़ी की तेज सड़ी हुई गंध थी। उस गंध के साथ घुली हुई थी पसीने की नमकीन बदबू, डर की बदबू। रमन की पत्नी के ठंडे कांपते हाथ अब उसके हाथ से फिसल रहे थे और रमन अपनी सांसों को जोर से दबा रहा था ताकि आवाज बाहर न जाए। वो जानते थे अगर आवाज बाहर गई तो सब खत्म। उनकी इस छोटी सी केबिन के बाहर हिमाचल का घना जंगल पूरी तरह से खामोश था। चांद बादलों के पीछे छिप चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने भी अपनी आंखें बंद कर ली हों ताकि वो आने वाले खौफ को न देख पाए। फिर उस लकड़ी के दरवाजे पर ठीक उनके सिर के पीछे एक आवाज आई, ठक। ये धीमी थी लेकिन ऐसी तीव्र कि मानो हथौड़े से उनके दिल पर वार किया गया हो। ये कोई भटका हुआ राहगीर नहीं था, ये कोई दोस्त नहीं था जो रात के खाने के लिए आया हो। ये जानबूझकर की गई दस्तक थी। ये एक इशारा था जो कह रहा था, मुझे पता है तुम अंदर हो। ये कोई दैवीय आतंक नहीं था, ये था मानव निर्मित खौफ। आज रात हम आपसे पूछेंगे, आप किससे डरते हैं? किसी भूत से या उस व्यक्ति से जिसने ये निश्चित कर लिया है कि आप सुबह की रोशनी नहीं देखेंगे? ये कहानी है अभिनव की। 29 साल का एक उत्साही फोटोग्राफर जो बड़े शहर की तेज रफ्तार से थक चुका था। उसने अपना सब कुछ बेचकर चंपावत के एक शांत कोने में ये पुराना घर खरीदा। ये जगह किसी पोस्टकार्ड से कम नहीं थी। एक तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, दूसरी तरफ सेब के बाग।
ये उसका शांत ठिकाना था, उसकी नई शुरुआत। अभिनव का रूटीन सादगी से भरा था। सुबह की चाय, दिन भर स्टूडियो में काम और शाम को बाग में बैठकर तस्वीरें देखना। चंपावत की खासियत थी इसकी सादगी। लोग एक दूसरे को जानते थे और दरवाजे अक्सर खुले छोड़े जाते थे। ये सुरक्षा का एक आरामदायक एहसास देता था, जो बाद में कमजोरी बन गया। अभिनव को लगा था कि उसने जीवन का सबसे सुरक्षित ठिकाना खोज लिया है, लेकिन जल्द ही उस जगह की खामोशी टूटने लगी। घर में एक पुरानी पेंडुलम वाली घड़ी थी जो सालों से बंद थी। एक शाम अभिनव ने सफाई करते हुए देखा कि घड़ी की मिनट वाली सुई 10 मिनट आगे बढ़ चुकी थी। उसने सोचा, शायद मैंने ही पहले गलत टाइम देखा होगा। उसने सुई को वापस ठीक किया, लेकिन अगले दिन सुई फिर से आगे बढ़ी हुई थी। ये सिर्फ 10 मिनट नहीं थे, ये एक चेतावनी थी, एक अशुभ संकेत। अभिनव ने उसे अनदेखा किया, ये सोचकर कि दिमाग की थकान है, पर यह शायद उस छिपे हुए आतंक का पहला कदम था, जिसने तय कर लिया था कि अभिनव के जीवन में अब सामान्य जैसा कुछ नहीं बचेगा। शुरुआत हुई अजीब छोटी चीजों से। अभिनव की पसंदीदा कॉफी का मग गायब, उसकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली स्टूडियो की चाबी अलमारी से नदारद। ये सब इतना असामान्य था कि अभिनव ने खुद पर ही शक करना शुरू कर दिया। क्या मैं चीजें कहीं और रखकर भूल रहा हूं? ये मनोवैज्ञानिक खेल था। वो धीरे धीरे अपनी स्मरण शक्ति पर भरोसा खो रहा था। ये एक भयानक एहसास है जब आप तथ्यों और भ्रम के बीच का फर्क नहीं बता पाते। फिर एक दिन आतंक ने एक ठोस रूप लिया। उसका सबसे कीमती मेमोरी कार्ड, जिसमें उसके सारे काम का बैकअप था, गायब था। वो जोर से चीखा। उसने पूरा घर खंगाल लिया। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां चटकी हुई नहीं थीं। कोई जबरदस्ती अंदर नहीं आया था। तो वो कौन था जिसे उसके मग की, उसकी चाबियों की और सबसे जरूरी उसकी फोटो की जरूरत थी? डर अब संदेह से बढ़कर एक निश्चित ठंडी सच्चाई बन चुका था। अभिनव ने रात को सोने से पहले हर दरवाजे के नीचे कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखे। अगर दरवाजा खुलता तो कागज हिल जाते। रात को कोई कागज नहीं हिला। अगली सुबह अभिनव किचन में गया। काउंटर पर खाली कॉफी का मग रखा था, वही मग जो कल गायब हुआ था। मग के अंदर कुछ जूठे चिपचिपे चावल चिपके थे। अभिनव की रूह कांप उठी। चावल जो उसने रात को अपने लिए बनाए थे। कोई उसके घर के अंदर था, कोई उसके खाने को छू रहा था, और सबसे भयानक बात, वो अदृश्य था। ऐसा लगा जैसे कोई साया नहीं बल्कि एक हाड़ मांस का इंसान उसके साथ सांस ले रहा है। उसने तुरंत अपना मोबाइल उठाया, पर इंटरनेट का सिग्नल गायब था। वो भागकर घर के बाहर लगे मेन फ्यूज को चेक किया। वो तोड़ दिया गया था। अब वो अंधेरे में था और अकेला। निर्णय का समय था, डरकर भागना या सामना करना। अभिनव ने अपने पुराने छोटे सिक्योरिटी कैमरे को बेडरूम के एक कोने में छिपा दिया। उसने रिकॉर्डिंग शुरू की और कमरे को बाहर से बंद करके सोफे पर लेट गया। सुबह उसने रिकॉर्डिंग देखी। पहला घंटा खामोश था, दूसरा घंटा भी, लेकिन रात 3:17 पर कैमरे का लेंस हल्का सा हिलता है। स्क्रीन पर कोई इंसान नहीं था, कोई दरवाजा नहीं खुला, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में लगभग 5 सेकंड के लिए एक काली पतली उंगली दिखती है जो लेंस के ऊपर आकर उसे छूकर हट जाती है। ऐसा लगा जैसे किसी ने कैमरे को पकड़ा हो और वापस अपनी जगह पर रख दिया हो। और फिर रिकॉर्डिंग के ठीक बाद एक अजीब सी कांपती हुई आवाज सुनाई दी। वो धीमी थी पर भयानक थी। तुम मेरे हो, तुम यहीं रहोगे। वो कोई आत्मा नहीं थी, वो एक इंसान था जो दीवारों में छिपकर रहता था। अब तक अभिनव की मानसिक शक्ति टूट चुकी थी। उसने भागने का आखिरी प्रयास किया। वो सीधे मुख्य दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजा लॉक था अंदर से। उसने बाहर से तो कभी लॉक लगाया नहीं था। वो चिल्लाया, कौन है? बाहर निकलो। उसे सिर्फ हंसी की आवाज सुनाई दी। वो हंसी घर के बिल्कुल बीच से आ रही थी। डर ने उसे शक्ति दी। वो सीधे पीछे के स्टोर रूम की तरफ भागा, जहां एक छोटी टूटी हुई खिड़की थी। वो अंदर घुसा और दरवाजे को अंदर से बंद करने की कोशिश की।
उसे महसूस हुआ जैसे बाहर कोई जोर लगा रहा है। हाथापाई हुई, जोरदार चीखों के साथ दरवाजा बंद हो गया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने अभिनव को स्टोर रूम में बेहोश पाया, पर एक और इंसान भी था। दीवार के पीछे वेंटिलेशन शाफ्ट से जुड़ी एक छोटी छिपी हुई जगह में उन्हें एक लड़की मिली। उसका नाम था रश्मि। वो एक मानसिक रोगी थी जो पास के अनाथालय से भाग गई थी। रश्मि दरवाजों की जाली चाबियां बनाने में माहिर थी। वो बेसमेंट और वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए घर में रहती थी। वो रात को बाहर निकलती थी, चीजें लेती थी, खाती थी और सबूत मिटा देती थी। वो अभिनव की तस्वीरें लेकर रात भर उन्हें देखती थी। वो सिर्फ कंपनी चाहती थी, पर उस केस पागलपन ने अभिनव की जान ले ली होती। आज भी जब पुलिस अधिकारी इस केस के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि अभिनव शारीरिक रूप से बच गया, पर उसका विश्वास हमेशा के लिए टूट गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि सबसे बड़ा डर वो नहीं है जिसे आप देख सकते हैं, बल्कि वो है जिसे आप महसूस करते हैं, पर जिसका कोई सबूत नहीं मिलता। अभिनव का सबसे बड़ा दर्द ये था कि उसने खुद को पागल समझना शुरू कर दिया था। ये केस हमें बताता है कि इंसानी मानसिक अस्थिरता और जुनून किसी भी पिशाच से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पिशाच को आप पहचान सकते हैं, पर आपका पड़ोसी या आपके घर की दीवारों में छिपा इंसान, उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन है। हमेशा याद रखें, आतंक की शुरुआत एक टूटी हुई घड़ी या एक गायब मग से होती है। ये छोटी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि आपके जीवन का नियंत्रण अब आपके हाथ में नहीं है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अभिनव को पहले ही भाग जाना चाहिए था? अपने खौफनाक विचार नीचे कमेंट में साझा करें और ऐसी ही सच्ची दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपनी आंखें खुली रखें और अपने दरवाजे बंद। मुंबई के अकेलेपन की भयानक सच्चाई। नमस्ते दोस्तों, इस रात की खामोशी में मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी कहानी में जो हमें सिखाती है कि शहर की भीड़ में भी अकेलापन कितना खतरनाक हो सकता है। ये कहानी है 23 साल की नीरा की, जो अपने दम पर सपनों की नगरी मुंबई में जी रही थी, अंधेरी के एक छोटे लेकिन प्यारे से 1 BHK अपार्टमेंट में। लेकिन आज हम उस रात की बात कर रहे हैं जब उसके सुरक्षित ठिकाने पर घात लगा दी गई थी। बाहर मूसलाधार बारिश शहर को धो रही थी। बारिश की आवाज में एक अजीब सी लय थी जो नीरा को सुलाने की जगह जगा रही थी। रात के तकरीबन 2-2:30 बजे थे, तभी नीरा ने सुना खट खट खट, एक हल्की लेकिन जानबूझकर की गई खरोच की आवाज। पहले उसे लगा कि यह हवा से दरवाजे पर कुछ टकरा रहा होगा। उसने करवट ली और सोने की कोशिश की, लेकिन फिर आवाज बदल गई। यह अब खरोच नहीं थी, ये लोहे की नोक को लकड़ी पर धीरे धीरे रगड़ने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताले के छेद में कुछ पतली चीज डालकर अंदर की स्थिति का अंदाजा लगा रहा हो। नीरा का दिल अब ढोल की तरह बज रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो एकदम उठकर बैठ गई और तभी उसने महसूस किया कमरे में एक अजीब सी गंध तैर रही थी। गरम, पिघले हुए प्लास्टिक और सूखे पुराने पसीने की तीखी बदबू। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काफी देर से सीढ़ियों पर छिपा हुआ था। और फिर सबसे भयानक पल आया। दरवाजे के नीचे से उसने एक कागज का टुकड़ा सरकते हुए देखा। कागज नीरा के बिस्तर के ठीक नीचे रुका। उस पर लाल स्केच पेन से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम्हारी नई लिपस्टिक अच्छी है, अब मैं तुम्हें ज्यादा साफ देख सकता हूं। दोस्तों, ये कोई अदृश्य शक्ति का काम नहीं था। ये इंसानी दरिंदगी थी, एक स्टॉकर जो उसके घर के अंदर आ चुका था। आज हम जानेंगे कि जब आपका सुरक्षित घर ही शिकारी का पिंजरा बन जाए तो उस मूक दहशत से आप कैसे लड़ेंगे। नीरा महाराष्ट्र के एक छोटे शहर से आई थी। उसने बड़ी मेहनत से आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी की और मुंबई में अपनी पहली नौकरी शुरू की थी। वो अपनी स्वतंत्रता से बहुत प्यार करती थी। उसका अंधेरी का अपार्टमेंट शहर की हलचल से दूर एक छोटी पनाह जैसा था। उसका रूटीन बिल्कुल सेट था। सुबह 8 बजे ट्रेन पकड़ना, रात को 9 बजे लौटना और बचे हुए समय में स्केचिंग करना। रिश्तेदारों से दूर, दोस्तों से दूर, उसकी जिंदगी सिर्फ उसका लैपटॉप, उसका बिस्तर और सुरक्षित दरवाजा थी।
कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग पुरानी थी, लेकिन नीरा ने अपने कमरे को एक नया, खुशनुमा रूप दिया था। हल्के नीले पर्दे, किताबों का ढेर और बालकनी में छोटे छोटे पौधे। ये जगह उम्मीद और सपनों से भरी थी। लेकिन धीरे धीरे इस सुरक्षित घेरे में दरारें पड़ने लगीं। पहला संकेत। पिछले 3 हफ्तों से नीरा अक्सर नोटिस करती थी कि जब वो सुबह घर से निकलती थी तो उसका कूड़ेदान यानी डस्टबिन थोड़ा सा अलग जगह रखा होता था। वो इसे रसोई के कोने में रखती थी, लेकिन वो हमेशा दरवाजे के पास क्यों मिलता था? उसने सोचा शायद मैं ही भूल जाती हूं। यह आत्मसंदेह उस शिकारी का पहला हथियार था। दूसरा संकेत। एक शाम उसकी दोस्त ने उसे फोन पर बताया कि नीरा की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक अजनबी प्रोफाइल से लगातार उसके घर की लोकेशन के बारे में कमेंट्स आ रहे थे। कमेंट्स तुरंत डिलीट कर दिए जाते थे, लेकिन दोस्त ने स्क्रीनशॉट ले लिया था। उस प्रोफाइल में एक बिल्ली की तस्वीर लगी थी और नाम था वॉचर, यानी कि देखने वाला। नीरा ने उस प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया, लेकिन एक अजीब घबराहट उसके सीने में बैठ गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य धागा उसकी जिंदगी को खींच रहा है। ये छोटी छोटी बातें जो अलग अलग बिल्कुल सामान्य लगती थी, अब मिलकर एक भयानक तस्वीर बना रही थी। डर तब शुरू होता है जब आप अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। नीरा के साथ यही हो रहा था। चीजें गायब नहीं हो रही थीं, वे बस अपनी जगह से हिल रही थीं। जैसे उसका टूथब्रश हमेशा बाईं ओर होता था, पर अब वो दाईं ओर था। उसकी फेवरेट कॉफ़ी मग हमेशा सिंक में होती थी, लेकिन अब वो उसकी स्टडी टेबल पर थी। ये इतना बारीक था कि कोई भी इसे अपनी भूल मान लेता, लेकिन नीरा को पता था, वो हिसाब रखती थी। ये चीज़ों को उनके ठिकाने से हटाना मनोवैज्ञानिक खेल का हिस्सा था। वो आदमी उसे ये जताना चाहता था कि वो कभी भी अंदर आ सकता है, लेकिन वो इतना शातिर था कि कोई सबूत न छोड़ता। इस बढ़ते डर के बीच नीरा ने अपने घर के हर कोने को चेक करना शुरू कर दिया। वो रसोई के पास खड़े होकर चाय बना रही थी। तभी उसे ऊपर छत में लगे वेंटिलेशन ग्रिल से बहुत धीमी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई दबी हुई सांस ले रहा हो। उसने एक पल के लिए अपनी सांस रोक ली। पूरी चुप्पी। उसने खुद को समझाया, ये चूहा होगा या हवा होगी। लेकिन वो प्लास्टिक के जलने की गंध जो उसने पहले महसूस की थी, फिर से हवा में आई। अगले दिन नीरा दफ्तर से एक छोटी सी सीढ़ी लाई। उसने हिम्मत करके वेंटिलेशन ग्रिल को खोला। वहां धूल और जाले थे, लेकिन ग्रिल के ठीक पीछे दीवार में ड्रिल किया हुआ एक छोटा सा छेद था, जो एक पिनहोल कैमरे के लेंस जितना था, और उसके ठीक नीचे छेद को ढकने के लिए इस्तेमाल की गई चिपचिपी पिघली हुई प्लास्टिक के निशान थे। डर की एक ठंडी लहर नीरा की रीढ़ में दौड़ गई। वो आदमी महीनों से उसे देख रहा था, नहाते हुए, सोते हुए, रोते हुए, उसके एकदम ऊपर से। वो आदमी दीवारों में रहता था, वो आदमी उसके घर में रहता था। वो डर से लगभग सुन्न हो गई। नीरा ने तुरंत उस छेद को मोटा टेप लगाकर बंद कर दिया। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन अपनी आवाज़ को सामान्य रखने की बहुत कोशिश की। वो किसी को डराना नहीं चाहती थी। उस रात उसने अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पर डाल दिया। दरवाजे के हैंडल पर 3 खाली बोतलें टिका दीं, ताकि कोई भी अंदर आने की कोशिश करे तो शोर हो। वो बिस्तर पर नहीं सोई, वो एक चाकू लेकर सोफे पर बैठी रही। उसकी आंखें छत और दरवाजे के बीच घूमती रहीं। सुबह 4 बजे उसने सुना कि दरवाजे पर किसी ने पैटिंग की, जैसे कोई अपनी हथेली से धीरे धीरे दरवाजे को थपथपा रहा हो, शांत लेकिन इरादतन। अगले दिन उसे फिर से उसके मेल बॉक्स में कागज मिला। इस पर लिखा था, तुमने मेरा कैमरा तोड़ दिया। मैं अब तुमसे मिलना चाहता हूं नीरा। आज शाम 7 बजे दरवाज़ा खोलना। नीचे उसी लाल स्केच पेन से 2 आंखें बनी हुई थीं। इस बार नीरा नहीं डरी, अब उसकी जगह क्रोध ने ले ली थी। डर ने उसे पागलपन की सीमा पर धकेल दिया था। शाम 6:30 बजे नीरा ने अपनी हिम्मत बटोरी। वो जानती थी कि वो दरवाज़ा नहीं खोलेगी, और वो ये भी जानती थी कि वो आदमी ठीक 7 बजे आएगा। उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द साफ थे। उसने एड्रेस बताया, खतरे के बारे में बताया, और फ़ोन को म्यूट करके अपनी जेब में रख लिया, ताकि पुलिस वाले उसकी आगे की सारी बातें सुन सकें। शाम 5:58,
दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोलो नीरा, मुझे पता है तुम अंदर हो। आवाज घबराई हुई थी लेकिन बेशर्म थी। नीरा ने देखा कि दरवाजे का पीप होल अंधेरा हो गया है। वो आदमी बाहर था और वो जानता था कि नीरा उसे देख रही है। तभी दरवाजा टूटना शुरू हो गया। ताला अपनी जगह से उखड़ रहा था। नीरा बिना एक पल गंवाए अपनी बालकनी की तरफ भागी। उसने पहले से ही मोटी साड़ियों और दुपट्टों को कसकर बांधकर एक मजबूत रस्सी तैयार कर रखी थी। उसने तेजी से रस्सी का एक सिरा बालकनी की मजबूत रेलिंग से बांधा। जैसे ही दरवाजा एक चरमराती आवाज के साथ अपने कब्जों से अलग हुआ और एक साया अंदर घुसा, नीरा ने दूसरा सिरा पकड़ा और चौथी मंजिल की बालकनी से नीचे की तरफ छलांग लगा दी। ये उसकी जिंदगी का सबसे भयानक फैसला था। वो चीखती हुई नीचे लटक गई। नीचे के फ्लोर के निवासियों ने शोर सुनकर बाहर झांका। वे नीरा को रस्सी के सहारे लटकता देख तहशीत में आ गए। अंदर उस आदमी ने नीरा को भागते हुए देखा और बालकनी की तरफ भागा। वो चीखा, लेकिन तब तक पुलिस की सायरन की आवाज कॉम्प्लेक्स में गूंज उठी थी। पुलिस ने उस आदमी को बालकनी से ही पकड़ लिया। वो वही सिक्योरिटी गार्ड निकला जिसका नाम प्रकाश था, जो अक्सर नीरा को लिफ्ट में मुस्कुरा कर नमस्ते कहता था। प्रकाश का कमरा वेंटिलेशन शाफ्ट के पास ही था, जहां से उसने ड्रिल करके नीरा के कमरे तक छेद बनाया था। पुलिस को उसके कमरे से कई छोटे कैमरे, नीरा की चोरी की हुई चीजें, एक पुरानी ईयरिंग, एक सूखा गुलाब और उसके हर रूटीन का डिटेल में लिखा हुआ एक रजिस्टर मिला। प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया और नीरा को बचा लिया गया। ये कहानी एक पुलिस रिपोर्ट के रूप में दर्ज है, जो आज भी मुंबई के रिकॉर्ड्स में मानसिक टॉर्चर के एक भयावह उदाहरण के तौर पर मौजूद है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि शहर में अकेलापन एक कमजोरी बन जाता है। हम अपने घरों को सुरक्षित मानकर दरवाजे बंद करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कभी-कभी दरवाजे के बाहर के लोग ही सबसे बड़ा खतरा होते हैं। प्रकाश नीरा को बाहरी दुनिया से नहीं मिला था, वो उसके घर का रक्षक था। उसने नीरा के विश्वास का इस्तेमाल किया और तकनीक यानी पिन होल कैमरे का इस्तेमाल करके उसे महीनों तक मानसिक कारावास में रखा। आज नीरा ने शहर छोड़ दिया है। वो अब कभी अकेले नहीं रहती। उसका कहना है कि जब भी वो किसी दरवाजे का ताला लगाती है तो उसे अभी भी लोहे की नोक से खरोचने की आवाज सुनाई देती है। ये केस एक भयानक चेतावनी है। अपने आसपास के सामान्य लोगों पर संदेह करें। वो व्यक्ति जो रोज आपको नमस्ते कहता है या वो व्यक्ति जिस पर आप सुरक्षा के लिए भरोसा करते हैं, शायद वो आपके अकेलेपन का फायदा उठा रहा हो। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जब आपको लगा हो कि कोई आपको देख रहा है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि इस तरह के खतरे से बचने के लिए आप क्या करते हैं। और सच्ची दहला देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रात।